हे छोटे मोटे फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लास 9th का एक चैप्टर। क्लास 9th के बहुत सारे बच्चों ने ये रिक्वेस्ट की थी कि सर इसको रिवाइज कराइएगा, जिस तरह से आप क्लास 10th का रिवीजन करा रहे हैं तो उससे क्या होगा कि हम कभी भी इस वीडियो को देख सकते हैं। आपने जो पढ़ाया है वो कहीं ना कहीं हम माइंड से स्किप होने लगता है अकॉर्डिंग टू टाइम, है ना। तो अगर आपका मेरे पास रिकॉर्डेड वीडियो होगा तो मैं उसको कभी भी देख सकता हूँ। तो उसी क्रम में आपकी ऑन डिमांड में ये टॉपिक लेके आ गया हूँ। और इसको मैं क्या है कि एनसीईआरटी को एक पीछे से हम लोग रिकैप करेंगे, ठीक है ना। पीछे से रिकैप करते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है इस स्टार्टिंग के जो चैप्टर हैं उनको हम बार बार रिकैप कर लेते हैं, बार बार रिवाइज कर लेते हैं, लेकिन पीछे वाले चैप्टर्स पे हमारा ध्यान कम रह पाता है। तो उसी क्रम में मैंने आज जो स्टार्ट किया हुआ है वो एनसीईआरटी का आप देख रहे हैं, खाद्य संसाधनों में सुधार। टॉपिक क्या लिया हुआ है? टॉपिक लिया हुआ है मैंने खाद्य संसाधनों में सुधार, टॉपिक को लिया हुआ है और इसको हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत अच्छी तरह से। पहले तो मैंने सोचा था कि इसके हम आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर करा देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आपको अगर पूरा वीडियो मिल जाए तो ये बहुत अच्छा होगा। थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, पर मैं कोशिश करूँगा कि उसको पूरा आपको कंटेंट दे दूँ जिससे आप कभी भी किसी भी समय इसको अच्छे से तैयार कर सकें, ठीक है ना। तो चलिए, खाद्य संसाधनों में सुधार जो चैप्टर है इसको इंग्लिश में कहते हैं इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस, ठीक है ना। खाद्य संसाधनों में सुधार। चलिए आगे समझते हैं। परिचय क्या है इस चैप्टर का, आखिरकार क्यों ज़रूरत पड़ी इसको, क्या है इसका कॉन्सेप्ट, समझते हैं। सभी जीवित जीवों के लिए भोजन की अनिवार्य रूप से आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही है, सबको पता है कि जो भी जीवित हैं ऐसा कोई जीव नहीं है जिसको भोजन की ज़रूरत ना पड़ती हो। मानव प्राणियों ने अपनी भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वन्य पौधों में कंदमूल और फलों को एकत्रित करना तथा जानवरों का शिकार करना प्रारंभ किया। अब आपको पता है आदिमानव जो था शुरुआत से ही जंगलों में रहता था। उसने वन्य पौधों में कंदमूल उसको बोलते हैं बेटा जो ज़मीन से जड़ों से प्राप्त किया जाता है, ज़मीन को खोद के अंदर से प्राप्त किया जाता है, उसको हम कंदमूल बोलते हैं। और फलों को खाना शुरू किया। आप जानते ही हैं फल, है ना, सभी जो जीव जंतु होते हैं वो फलों को पसंद करते हैं, ठीक है ना। और उसके अलावा भी इसने कुछ किया, क्या किया, जानवरों का शिकार करना प्रारंभ किया। भोजन वृद्धि, विकास और शारीरिक प्रतिपूर्ति और आवश्यक होता है, ठीक है ना। वह रोगों से शरीर की रक्षा तथा सभी जीव क्रियाएं के लिए ऊर्जा भी प्रदान करता है। उदाहरणार्थ भोजन हमारे शरीर को प्रोटीन। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जाता है आपको, जैसे बच्चों को ये नहीं समझ में आता है कि आखिरकार सर हमें इसमें से पढ़ना क्या है, हमें याद क्या करना है। तो आपको इतने पैराग्राफ में से जो मेन बात है वो आपको याद करना है। ये तो सभी जानते हैं कि भाई आदिमानव जंगलों में रहते थे, उन्होंने कैसे भोजन को स्टार्ट किया, लेकिन आपको याद ये करना है कि भोजन के रूप में जो हम लेते हैं वो क्या है। तो भोजन के रूप में जो हम लेते हैं वो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज तथा लवण। यही सब हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो कुल मिलाकर के इस पैराग्राफ से आपको एक बात समझ में आई कि भोजन जो हम खाते हैं उसमें जो खाद्यान्न है उसमें हमारे लिए ज़रूरी क्या है। तो उसमें हमारे लिए ज़रूरी है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण, ठीक है ना, वसा। ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए आवश्यक हैं, ज़रूरी हैं। उम्मीद करता हूँ इस परिचय से आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। चलो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि खाद्य संसाधनों की सुधार की आवश्यकता। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार इसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ी। हमें संसाधन जैसे पहले थे उसी तरह से भी तो हम उस पर काम चला सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको पता है कि दिन प्रतिदिन हमारे यहाँ की जनसंख्या जो है बढ़ती जा रही है, और बढ़ती हुई जनसंख्या को खाने की पूर्ति करने के लिए जब तक हम खाद्यान्नों पे ध्यान नहीं देंगे, इन फूड रिसोर्सेस को इम्प्रूव नहीं करेंगे, इनको बढ़ाएंगे नहीं, तब तक हमें ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो बाहर से आयात करनी पड़ती हैं। दो शब्द होते हैं बेटा, एक होता है आयात, ये आपको समझना है,
और एक होता है निर्यात। इसको समझना है। तो आयात और निर्यात, आयात मीन्स होता है जब हम कोई भी वस्तु, कुछ भी सामान बाहर से, विदेशों से, ठीक है ना, अपने यहाँ मंगाएं तो उसको बोलते हैं आयात। और जब हम मंगाएंगे तो कोई हमें फ्री में तो दे नहीं देगा, तो उसके लिए वो पैसा लेता है। तो हमारे यहाँ की जो पैसा होता है, जो धन होता है, जो मनी होती है, वो विदेशों में चली जाती है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए ख़तरनाक है, हमारे लिए अच्छा नहीं है, ठीक है ना। तो आयात कम से कम हो, ये कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए हम अपने यहाँ ही उन चीज़ों का उत्पादन करने लगें तो हम आयात कर सकते हैं। समझ में आया आयात? चलो, दूसरा शब्द है निर्यात। निर्यात का मतलब होता है कि जब हमारे यहाँ कोई चीज़ ज़्यादा हो जाए, उसको हम विदेशों में बेचने लगें, तो उसको कहते हैं निर्यात। जैसे आपके घर में खेती होती है, गेहूँ होता है, गेहूँ जब ज़्यादा हो जाता है तो आप उसको मार्केट में बेच देते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद है ना। तो आपको उससे क्या मिल जाता है? पैसा मिल जाता है, मनी मिल जाती है, ठीक है ना। इस तरह से निर्यात हमारे लिए अच्छा होता है, हमारी आर्थिक जो व्यवस्था है उसके लिए, और आयात हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। तो कुल मिलाकर के आप यहाँ से ये कॉन्सेप्ट समझ गए। पहले क्या था? पहले जो था, हम ज़्यादातर आयात करने लगे थे खाद्यान्नों का, है ना, सब्जियों का, फलों का, ठीक है। जिससे क्या था कि हमारे यहाँ गेहूँ के जैसे चीज़ों का भी आयात होने लगा था, जिससे कि हमारा जो धन था वो विदेशों में ट्रांसफ़र हो रहा था, ठीक है ना। तो चलिए हम आगे और इसको समझते हैं। समझ में आ गया होगा आपको, नीड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेस, आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है ना। मैंने समझा दिया है। मैं यहाँ पे वही चीज़ों को लूँगा जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम समझते हैं उन बातों को कि आखिरकार जो आयात है इसमें हम और कैसे, हमें क्या क्या याद करना है, उस बात को हम आ जाते हैं। अब मेन पॉइंट यहाँ पे ये है, ये आपको अच्छे से क्लियर करना है। फसलों का वर्गीकरण। फसलों को आपको क्या याद करना है, जिन क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है मैं वो आपको बताता जा रहा हूँ कि आपको ये तो ज़रूर ही याद करना है, ठीक है ना। तो चलिए, आपको जो मेन ध्यान देना है वो देना है फसलों का वर्गीकरण। आखिरकार फसलों को किस आधार पे बांटा गया है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं फसलों को उत्पादन के आधार पे। फसलों का वर्गीकरण, ये आपको समझना है कि फसलों को कैसे बांटा गया है। तो आप हेडिंग याद करेंगे कि फसलों का वर्गीकरण, फसलों का जो वर्गीकरण है, ठीक है ना, वो पहले किस आधार पे बांटा गया? तो ये बांटा गया उत्पादन के आधार पे। मानव द्वारा फसलों के प्रमुख निम्नलिखित उत्पादन है, ठीक है ना। उत्पादन के आधार पे कैसे करके इसको समझते हैं, तो चलिएगा देखिए। उत्पादन के आधार पे अगर हम बात करते हैं तो इसमें आ जाती हैं पहली जो फसलें हैं वो हैं धान्य फसलें, ठीक है ना। हम क्या लेते हैं इसको? धान्य फसलें। तो धान्य फसलों में सीरियल्स, धान्य फसलों को या अन्न वाली फसलें बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सीरियल्स। आप प्रयास करिएगा कि इंग्लिश में भी वर्ड्स याद कीजिएगा, जिससे आपको आगे बहुत ज़्यादा आसानी होगी। नहीं तो आप जब भी कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो आप इन चीज़ों को कवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा और आप उनको याद नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, हम इस टॉपिक में, इन वीडियोज़ में वो चीज़ें बताएंगे जो आपको याद करनी ही हैं। तो उत्पादन के आधार पर फसलें कौन कौन सी होती हैं? एक पहली जो फसल होगी वो हो गई धान्य या अन्न वाली फसलें। धान्य फसलों की कृषि की जाती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। आपसे ये भी याद कर सकते हो कार्बोहाइड्रेट हमें किन किन चीज़ों से मिलता है। तो धान्य फसलों में गेहूँ, धान, मक्का, जौ, बाजरा और ज्वार, ये वो फसलें हैं जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। इसलिए इन्हें हम सीरियल्स क्रॉप्स भी बोलते हैं और अन्न वाली फसलें भी बोलते हैं। कुल मिलाकर के आपको उत्पादन के आधार पे अन्न वाली फसलें याद हो गई होंगी। अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट इसका लेते हैं, दलहनी फसलें। दलहनी फसलें और तेल युक्त चीज़ें वाली फसलें, ठीक है ना। चलिए देखते हैं दलहनी फसलें। दलहनी फसलें ये मैंने याद कराया था, पल्सेस क्रॉप जिसको बोलते हैं। दलहनी फसलों की कृषि प्रोटीन की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु की जाती है। पहले आपको हमने बताया था अन्न वाली फसलें, सीरियल्स वाली फसलें, उसमें किसकी पूर्ति करने के लिए हो रहा था? आप हमें बताएंगे। उसमें पूर्ति करने के लिए हो रहा था कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है ना।
जैसे जिसमें गेहूँ, धान, मक्का, जौ, बाजरा। याद करना है ये कि कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति, आपसे अगर मैं पूछता हूँ कि बेटा कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति किससे होगी, तो आप तुरंत हमें बताएंगे कि सर कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति गेहूँ से, धान से, मक्का से, जौ से, बाजरा से और ज्वार से होती है। इनको हम खाद्यान्न वाली फसलें कहते हैं या फिर इसको अन्न वाली फसलें भी कहते हैं। दूसरा हो जाता है दलहनी फसलें यानी पल्सेस क्रॉप। सबके घर में दालें बनती हैं, ठीक है ना। तो दलहनी फसलों की कृषि प्रोटीन के लिए की जाती है। किसके लिए की जाती है? इसकी प्रोटीन के लिए की जाती है ना। उदाहरण क्या है इसका? प्रोटीन किससे मिलता है? चना से, मटर से, उड़द से, मूंग से, अरहर से, मसूर से और लोबिया से। ये सब जो है आपके पल्सेस क्रॉप बोलते हैं, दलहनी फसलें बोलते हैं, दालों वाली। सबको पता है, ठीक है ना। घर पे आप उसको चना दाल सबने देखी होगी, मटर खाई है सबने, उड़द की दाल, मूंग की दाल, अरहर की दाल, मसूर की दाल। सीधे सीधे आपको इनको दलहनी फसलों को याद करना है। हम इन वीडियोज़ में बिल्कुल भी टाइम को डिस्ट्रॉय ना करते हुए स्पीड में लेकर के चलेंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को हम प्रोवाइड कर सकें। और नेक्स्ट डे अगर जो बच्चा पर डे प्रतिदिन जो वीडियो मैं डालूँ उसको 3 बार देखेगा, ठीक है ना। पहले इसको फर्स्ट टाइम देखिए, फिर उसको 1.25 की स्पीड पे बढ़ा के सेकंड टाइम में देखिए, एंड उसके बाद में इसको जो है 1.5 की स्पीड में बढ़ाकर 3 बार देखिए। तब तक आपको ये खाद्यान्न फसलें, दलहनी फसलें, तेल युक्त वाली फसलें, सब चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी, ठीक है ना। तो इसको हम देखते हैं तेल युक्त चीज़ों वाली फसलें, ऑयल सीड क्रॉप्स। आपको पता है हमारे घर में, सबके घर में सब्ज़ी बनती है, ठीक है ना। तो सब्ज़ी में तेल भी यूज होता है। तो जिन फसलों से हमें ऑयल मिलता है, तेल मिलता है, उसको हम ऑयल सीडेड क्रॉप या फिर तेल युक्त चीज़ों वाली फसलें भी बोल सकते हैं। हमारा क्वेश्चन होगा कि बेटा तेल वाली फसलें कौन कौन सी हैं, तो आप मुझे बता सकते हो कि सर इन पौधों को हमें आवश्यक वसा एवं तेल की प्राप्ति होती है। उदाहरण के लिए जैसे सोयाबीन का तेल, आप रिफाइंड खाते हो, फॉर्च्यून खाते हो, उसमें है ना सोयाबीन वाला आता है। मूंगफली, आप मूंगफली का तेल हो जाएगा, ठीक है ना, तेल हो जाएगा, अरंडी हो जाएगा, सरसों हो जाएगा, अलसी हो जाएगा और नाइगर और सूरजमुखी। ये जो फसलें हैं इनसे आपको तेल प्राप्त होता है, ठीक है ना, इनसे आपको तेल प्राप्त होता है। तो कुल मिलाकर के आप तेल वाली फसलों को भी डायरेक्ट याद कर सकते हैं, ठीक है ना। कौन कौन सी हो जाएंगी एक बार दोबारा रिपीट कीजिएगा। सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरंडी, ठीक है ना। अरंडी मतलब अंडी भी इसको कुछ जगह पे बोलते हैं, ठीक है ना। सरसों, अलसी और नाइगर, ये सब फसलें जो हैं वो तेल युक्त ऑयल सीडेड क्रॉप कहलाएंगी, ठीक है ना। इनसे हमें तेल प्राप्त होता है। चलो आगे देखते हैं और कौन कौन सी फसलें हैं। अब यहाँ पे जो है सब्जियाँ, मसाले तथा फल, इस पे आ जाइए। ये भी फसलें उगाई जाती हैं, सब्जियाँ, मसाले तथा फल। सब्जियों, मसालों और फलों की हमें, है ना, फसलें हमें प्रोटीन, अब ये सब मिक्सअप देती हैं, प्रोटीन भी देती हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट भी देती हैं और तेल की थोड़ी सी मात्रा के साथ खनिज, विटामिन की रेंज प्रदान करती हैं। इसके अतिरिक्त पौधे से हमें रेशा, कुछ रेशे जैसे जूट, रुई, सन, केला और अलसी, ठीक, इन सब चीज़ों से हमें रेशे भी प्राप्त होते हैं, फाइबर भी प्राप्त होता है, ठीक है ना। शर्करा वो देखते हैं, शुगर। आपको पता है चीनी बनती किससे है? तो चीनी आपको पता ही है गन्ना और चुकंदर से बनती है। किससे बनती है? गन्ना और चुकंदर से हमें चीनी भी प्राप्त होती है। तंबाकू, चाय, कॉफ़ी, रबड़ इत्यादि प्राप्त करते हैं। तो ठीक है ना, आपको ये वाली फसलें हो गई। और नेक्स्ट में अगर हम बढ़ते हैं तो ये चारा फसलें, चारा फसलें यानी फोडर क्रॉप्स बोलते हैं। अब जानवरों की बात भी करते हैं, भाई चारा भी तो हम उगाते हैं ना, ठीक है ना। तो इन फसलों का प्रयोग पशुधन के चारे के रूप में किया जाता है। अब जानवरों के लिए पास जब हम चारा लाएंगे तो आपके यहाँ होता भी होगा, जैसे बरसीम होती है, ठीक है ना, जई बोलते हैं, सूडान घास बोलते हैं, ठीक है ना। ये सब चीज़ें जो है चरी बोलते हैं, ज्वार बोलते हैं, ये सब जो है हम जानवरों के लिए फोडर भी लाते हैं, चारा भी लाते हैं, ठीक है ना। तो इन सब से हमें ये वाली फसलें मिली। तो ये तो हो गई थी हमारी, ठीक है ना। ऊपर अगर हम इसको देखते हैं तो ये कौन से आधार पे होगी? ये उत्पादन के आधार पे। आपको सीधा याद रखना है कि ये कौन सी फसलें उत्पादन के आधार पे 5 प्रकार की फसलें होंगी। आप सीधा बार बार इसको रिवाइज करेंगे। कैसे करके आप रिवाइज करेंगे? उत्पादन के आधार पर धान फसलें बता देंगे, दलहनी फसलें, तेलयुक्त फसलें, सब्जियाँ, मसाले तथा फल और लास्ट में चारा फसलें। तो उत्पादन के आधार पर 5 प्रकार की फसलें हो गई हैं। उम्मीद करता हूँ आपको उत्पादन के आधार पे 5 प्रकार की फसलें अच्छे से समझ में आई होंगी। चलो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हमारा दूसरा पॉइंट यहाँ पे है ऋतु के आधार पे फसलों को तैयार करना। ऋतुएं हमारे यहाँ आपको पता है, ठीक है ना, सर्दी, बरसात, ठीक है ना, गर्मी,
लगातार मौसम बदलता है, सीज़न बदलता है, तो उसके आधार पे जब फसलें उगाई जाती हैं तो उन फसलों को हम कहते हैं ऋतु के आधार पे फसलें। अब दूसरा पॉइंट आपको ये करना है, तो ऋतु के आधार पे फसलों की अगर हम बात करें तो पहली फसल अगर हम इसको देखते हैं खरीफ क्रॉप, ठीक है ना, खरीफ की फसलें इसको बोलते हैं। खरीफ की फसल वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। किस ऋतु में उगाई जाती है? वर्षा ऋतु में, ठीक है ना। अर्थात खरीफ का मौसम जून के महीने से अक्टूबर, ये सीधा सीधा आपको याद करना। मैं कहूँ बेटा बताओ कि खरीफ की फसलें, ठीक है ना, कब उगाई जाती हैं, तो आप बता सकते हो कि सर खरीफ की फसलें जो होती हैं जून से अक्टूबर, यहाँ पे आप देखिएगा जून के महीने से अक्टूबर के महीने तक इनको उगाया जाता है। उदाहरण अगर हम देखते हैं तो इसके हो जाते हैं। अब हम खरीफ की फसलों के आपको उदाहरण भी आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है ना। तो उदाहरण देखते हैं, देखिएगा उदाहरण धान, सोयाबीन, अरहर, मक्का, बाजरा, रुई, उड़द और मूंग, ठीक है ना। ये सब खरीफ की फसलें हैं, ठीक है ना। इनको आप खरीफ की फसलों में ले लेंगे। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये है ऋतु के आधार पर फसलें। दूसरी ऋतु के आधार पर फसल जो है वो यहाँ पे रबी की फसल है। रबी क्रॉप्स जिसको बोलते हैं। तो रबी की फसल शीतकालीन मौसम में उगाई जाती है, ठीक है ना। अर्थात रबी की फसल आपको पता है, ठीक है ना, रबी की फसल समय नवंबर से, कब से शुरू होता है? नवंबर से अप्रैल तक होती हैं। उदाहरण हो गया गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी, गन्ना, ये सब रबी की फसलों के उदाहरण हैं। कब से कब तक उगाई जाती हैं? तो नवंबर से अप्रैल तक। नवंबर से अप्रैल तक जो होती हैं वो रबी की फसलें कहलाती हैं, तो ये याद करेंगे। एक और होती है इसमें जिसको हम कहते हैं जायद क्रॉप्स, जायद की फसलें। तो जायद की फसलें जो होती हैं मार्च से जून के बीच में उगाई जाती हैं। अब जायद की फसलों में आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, खरबूजा, ककड़ी, तरबूज जो भी आते हैं वो सब इसमें हो जाएंगे, ठीक है ना। और इसमें मूंग और उड़द भी इसी में आ जाते हैं, सही से देखें तो कुल मिलाकर के आपको यहाँ पे 2 प्रकार की फसलें तैयार हो गई हैं, ठीक है ना। इनको आप एकदम रट डालिए, ये बेसिक है इस चैप्टर का, ठीक है ना। अब फसल उत्पादन में उन्नति, चलिए अब हम इसको दूसरे पॉइंट को नज़रिए से देखते हैं। तो फसल उत्पादन में उन्नति को यहाँ पे, ठीक है ना, ये फसल की किस्मों में सुधार, फसल उत्पादन प्रबंधन, फसल की सुरक्षा में प्रबंधन, इन सब को हम यहाँ पे डिटेल में फिर देखते हैं, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के आपको यहाँ पे ये 2 पॉइंट आपने क्लियर किए और इन दोनों को आपने याद किया होगा। फसल की किस्मों में सुधार, ये टॉपिक डिटेल में पढ़ने वाला है, इसको आप अपने आप कवर करेंगे। मैं उन चीज़ों को आपको बताऊंगा, इसको आप पढ़ सकते हैं जो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है और जो आपको याद करना ही करना है, ठीक है ना। ये सिर्फ हेडिंग याद करेंगे, बाकी की आप देखिएगा। ठीक है। चलिए तो ये टॉपिक जो है इसको आप 2 आपने फसलें तैयार की, यहाँ से 2 चीज़ें आपने क्लियर की हैं कि आखिरकार हम फसलों को किस आधार पे बांट सकते हैं। तो आपने उत्पादन के आधार पे और ऋतु के आधार पे, 2 आधार पे आपने फसलों को बांट लिया है, ठीक है ना। अब हम आगे इसमें समझते हैं। चलो एक ये टेबल है, इस टेबल को भी हम समझा देते हैं आपको, इसको भी आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। चलो देखते हैं। ठीक है, डिटेल में समझिएगा इसको अच्छे से। मुख्य प्रकार की रासायनिक खादें आप सब लोग जानते हैं। यहाँ पे हमें जो चीज़ें याद करनी है उसको हमें समझना है। एक तो है मुख्य प्रकार की रासायनिक खाद में देखिए नाइट्रोजन, NPK, ये मैंने आपको बताई थी ट्रिक आपको, N, P और K, ये 3 चीज़ें जो हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं हमारी फसलों के लिए। N का मतलब नाइट्रोजन, P का मतलब फॉस्फोरस और K का मतलब हो जाएगा पोटेशियम। क्लियर है ना। तो इसको आपको तैयार करना है। अब यहाँ पे कैसे तैयार करना है इस बात को आपको समझना है। तो देखिएगा,
यूरिया, सबने खाद का नाम सुना होगा यूरिया। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? ये होती है 46.6% होती है। और पोटेशियम की मात्रा कितनी होती है? 44% होती है। ठीक है ना, ये आपको याद करने हैं। अमोनियम की बात करते हैं तो अमोनियम में अगर इसकी परसेंटेज ना भी आप याद करें तो आपको ये चीज़ें याद रहनी चाहिए। NPK, ये मुख्य खाद्य वाली फसलें हैं। ठीक है, ये सब आप क्लियर कर लेंगे, इसमें कुछ नहीं है, सब सिंपल सा है, बस आपको पढ़नी है। ठीक है ना, फसल सुरक्षा प्रबंधन ये हो जाती हैं। ठीक है ना, चलिए ठीक है, आज इतना ही हम आपके लिए रहने देते हैं। खाद्य संसाधनों में सुधार, इस टॉपिक को हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं और इसको आप जो है अच्छे से रिवीजन करेंगे और मुझे रिव्यू देंगे कि आप और क्या चाहते हैं। ये 2 क्वेश्चंस आप याद करके लाएंगे पक्का घर से। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।